Hello and welcome to Incredible Abhishek. So, we are continuing with our polity lecture series, and in this class, we are continuing with the topic that we have discussed in the last lecture, that is the Parliament of India. तो पहले क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा था लेजिस्लेचर का, इंडियन पार्लियामेंट का, फिर हमने दोनों हाउसेस के बारे में जाना था, उनकी मेंबरशिप के बारे में जाना था, उनके इलेक्शंस के बारे में जाना था, कुछ पेरिफेरल कंसेप्ट्स समझे थे कि क्या उनके क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, डिसक्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, डिफेक्शन क्या होता है एंड अदर थिंग्स, राइट। तो अब हम इसी में कंटिन्यू करेंगे। पार्लियामेंट मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था, जो पार्लियामेंट का हमारा पहला लेक्चर था उसमें मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि ये एक लेंदी टॉपिक है और साथ ही ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए इसको हम ध्यान से समय लेकर के करेंगे, जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स को किया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। बट फंडामेंटल राइट्स के कंपैरिजन में पार्लियामेंट बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, थोड़ा सा लेंदी ज़्यादा है, फैक्ट्स ज़्यादा है। बट ऐसा कुछ है नहीं, एक बार तो सभी चैप्टर को पढ़ना ही पड़ता है उसकी निटी-ग्रिटी समझने के लिए। तो इसमें भी जो भी कंसेप्चुअल है वो मैं दूंगा आपको, अच्छे से आप समझना, और फिर उसके बाद हम जो भी फैक्चुअल है मैं बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। तो उस अकॉर्डिंग आप इस चैप्टर को मैनेज कर सकते हैं बहुत आराम से। तो इसी नोट पे हम शुरू करते हैं आज। तो कल का एक छोटा सा ब्रीफ ये है कि हमने जाना था ये बात कि ये एक पार्लियामेंट है, जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं सामने, ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है। तो ये जो पार्लियामेंट रहता है इसमें दो हाउसेस होते हैं। इस पार्लियामेंट के पार्ट तीन है, मैंने बताया था, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, तीन पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट है। ये लोकसभा है, मान लो ये राज्यसभा है। लोकसभा में जो है सो डायरेक्टली इलेक्टेड लोग आते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से आते हैं। मैंने बताया था आपको क्या होता है, ये आपने नहीं देखा है तो आप लास्ट वाला लेक्चर देख लीजिए। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से लोकसभा में आते हैं मेंबर्स, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जिसमें हमारे जो स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिनको एमएलएस बोलते हैं, वो आपस में डिसाइड करके राज्यसभा में भेजते हैं मेंबर्स। फोर्थ शेड्यूल के अंदर में हर स्टेट की सीट क्लासिफाइड है कि कौन से स्टेट से कितने लोग आएंगे, और उस अकॉर्डिंग जो है सो राज्यसभा की मेंबरशिप चलती है। फिर हमने देखा था कि कोई भी बिल पास होता है तो वो कैसे बिल पास होता है, इसी हमने एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट देखा था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का, जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ये हमने देखा था। फिर मैंने आपको एक ग्राफिकल तरीके से एक्सप्लेन करने का ट्राई भी किया था कि कैसे एक ही हाउस में जो सारे लेजिस्लेटर्स हैं उनमें से कुछ एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। तो ये सब बात हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। अब हम आज जो पढ़ेंगे, पहला टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का मतलब क्या होता है? देखो, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ऑफिसर जो उस पार्लियामेंट को या उस हाउस को प्रिसाइड कर रहा है। प्रिसाइड मतलब कि ये प्रेसिडेंट वर्ड से समझो प्रिसाइड को। प्रेसिडेंट मतलब कि उस हाउस को प्रिसाइड करने वाला, जो उस हाउस की मीटिंग्स हो रही हैं तो एक तरीके से उस मीटिंग्स का जो सेंट्रल फिगर है, जो हेड फिगर है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप डेकोरम मेंटेन करो, आप एक तरीके से वहां पे ऑर्डर मेंटेन करो, तो उस फिगर को, उस ऑफिसर को हम बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो जब एक पार्लियामेंट की हमने बात करी, पार्लियामेंट में लोकसभा एंड राज्यसभा है, तो दोनों हाउस के अपने अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। ये एक पोस्ट है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, जो उस हाउस में डेकोरम एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और भी बहुत सारे फंक्शंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो जो लोकसभा है, जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ पीपल है, उसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनको बोला जाता है स्पीकर। क्या टर्मिनोलॉजी है? स्पीकर। उन्हीं के जो सबऑर्डिनेट तो नहीं है, बट जब स्पीकर अवेलेबल नहीं होते हैं तो एक उनको एड करने के लिए है डेप्यूटी स्पीकर। सिमिलरली जो राज्यसभा है, जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, वो उसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनको बोलते हैं चेयरमैन, और उनको जो एड कर रहे हैं उनको बोलते हैं डेप्यूटी चेयरमैन। हमने वाइस प्रेसिडेंट साहब के बारे में पढ़ा है,
और हमने ये जाना था कि वाइस प्रेसिडेंट साहब का दो ही फंक्शन होता है। पहला फंक्शन तो ये होता है कि जब प्रेसिडेंट इज नॉट अवेलेबल तो वो प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं, है ना। और दूसरा उनका रोल होता है कि ही इज द चेयरपर्सन, ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है ये कौन होंगे? बाय डिफॉल्ट, जिस बाय डिफॉल्ट को हम पॉलिटी के थोड़े टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होंगे? वाइस प्रेसिडेंट। व्हाट डज एक्स ऑफिशियो मीन्स? मतलब कि एक्स ऑफिशियो मीन्स कि वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में जो भी होगा वो बाय डिफॉल्ट इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो दो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हो गए, स्पीकर इन द लोकसभा एंड चेयरमैन इन द राज्यसभा। एक एक करके देखते हैं इन चारों को, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा। राइट, सबसे पहले तो कल ही हमने देख लिया था कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है, जो हमारा सबसे की फीचर है, अगर आप इंडिया के बारे में पहली सेंटेंस बोलते हैं, सबसे फर्स्ट सेंटेंस जो आप बोलते हैं वो बोलते हैं डेमोक्रेसी है इंडिया। उस इंडियन डेमोक्रेसी का नेचर है कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमने कल बोला था कि ऐसे कहां जाओगे तो आपको साक्षात दिखाई देगी, तो वो है लोकसभा, क्योंकि यहां पे डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं। और इस लोकसभा के अंदर सारे डेकोरम्स मेंटेन हो, सारे रूल्स फॉलो हो, सारे चीजें ऑर्डर में रहें, उसको इंश्योर करने के लिए इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं स्पीकर। तो आपको इसी बात से समझ में आ रहा है कि ये एक बहुत ही की पोजीशन है, ये एक बहुत की पोजीशन है, बहुत डिग्निटी वाला पोजीशन है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोजीशन है, क्योंकि आप एक ऐसे हाउस में ऑर्डर मेंटेन करा रहे हो, रूल्स के बेसिस पे काम करा रहे हो, जिसका काम करना इस देश की डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रांग है ये दिखाता है। अगर इंडिया में लोकसभा बहुत इफेक्टिवली फंक्शन करेगा, इसका मतलब इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बहुत इफेक्टिवली फंक्शन कर रही है। अगर इंडिया में लोकसभा के अंदर में अगर ऑपोजिशन मेंबर्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछने से लॉ मेकिंग में इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं, इसका मतलब है कि इस देश की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से काम कर रही है। और ये सब कुछ तब हो पा रहा है जब उस लोकसभा के अंदर रूल्स के बेसिस पे चीजें हो रही हैं, डेकोरम एक मेंटेन्ड है, ऑर्डर मेंटेन्ड है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस ऑफिसर को, जिसको हम स्पीकर बोलते हैं। तो सबसे पहले तो वेरी डिग्निटी वाला पोस्ट, बहुत ज्यादा डिग्निटी वाला पोस्ट, एंड सिमिलरली ऑफ कोर्स बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज रहते हैं तो पॉलिटिकल पोस्ट तो है ही। ठीक है, तो इलेक्शन कैसे होता है, कैसे जाते हैं इस डिग्निटी वाले पोस्ट पे? तो होता क्या है, देखो एक प्रोसेस समझो, मैं थोड़ा समझाता हूं कैसे, ये आपको आगे भी काम आएगा। देखो मान लो मैं एक ना रैंडम कोई डेट ले रहा हूं, जैसे कि मान लो मई 2019 में इलेक्शंस हुए। ठीक है, 2019 में इलेक्शंस हुए तो लोकसभा के, तो मई 2019 में इलेक्शंस हुए तो लोकसभा के इलेक्शंस हुए, यानी 545 मेंबर्स जो हैं सो जीत करके आए होंगे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से। पूरे इंडिया में इलेक्शंस हुए और इतने मेंबर्स हैं लोकसभा में और इतने लोग जीत करके लोकसभा में आए। ये जिस दिन से पहले दिन, जिस दिन ये लोकसभा में गए होंगे, तो इनका जो फर्स्ट डे रहा होगा, तो उस दिन तो सभी ये 545 मेंबर्स का फर्स्ट डे था, क्योंकि लोकसभा तो डिसॉल्व हो जाती है, कंटिन्यूइंग हाउस तो वो है नहीं, सारे मेंबर्स खत्म हो गए और फिर इलेक्शन के बाद सारे ही मेंबर्स आए। तो फर्स्ट डे जब ये है तो उस दिन हम कह सकते हैं कि इसमें जो है सो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स होंगे हाउस के अंदर, जो इलेक्शन के बाद आए हैं। तो होता क्या है कि ये जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं ना, ये जो नए इलेक्शन के बाद लड़के जीत के आए हैं इलेक्शंस में, जो लोकसभा में, ये न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स आपस में इन्हीं 545 मेंबर्स में से किसी एक मेंबर को चुन लेते हैं कि आप स्पीकर बनेंगे। यानी जो स्पीकर बनेंगे वो सबसे पहले क्या स्पीकर ही होते हैं? नहीं, वो सबसे पहले एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और वो बाद में स्पीकर बनते हैं।
और उनको स्पीकर कौन बनाता है? यही 545 मेंबर्स। अब एक और थोड़ा सा डिटेल में समझो बात। ये जो 545 मेंबर्स हैं, ये 545 मेंबर्स में से मान लेते हैं जैसे 2019 में आपको पता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी। बीजेपी के पास आई एम नॉट आई गेस 303 के अराउंड सीट्स थी, ठीक है ना, 303 सीट्स थी, आई एम नॉट श्योर, बट एक रैंडम फिगर हम ले लेते हैं कि चलो 303 सीट्स थी बीजेपी के पास। कांग्रेस के पास मान लो 42 सीट्स थी और अदर्स के पास बाकी सीट्स थी, रेस्ट, ठीक है। अब एक चीज समझो आप, ये 545 मेंबर्स में से किसी एक मेंबर को बनाना है क्या? स्पीकर। अब ये सारे लोग मिल करके करेंगे, ये 545 मेंबर्स मिल करके बनाएंगे स्पीकर को। तो आप तो एक चीज समझ रहे हो कि सिर्फ ये स्पीकर बनाने में ही नहीं, रादर जब बीजेपी के पास 303 है और यहां पे चीजें मेजॉरिटी के बेसिस पे होती हैं। मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है ये हम समझेंगे, मेजॉरिटी अलग अलग तरीके की होती है, ये इसी क्लास में हम लास्ट में समझेंगे। बट आप समझो कि जब इनके पास मेजॉरिटी है 303, तभी तो इनकी गवर्नमेंट बनी ना। इतना तो आप सभी को पता है अभी तक कि हाँ, जिसकी मेजॉरिटी होगी उसी की गवर्नमेंट बनेगी। तो जब इनकी गवर्नमेंट बनी ये 303 सीट लाकर, तो स्पीकर इलेक्ट करना तो इनके लिए बहुत आसान काम है कि जो भी, ऐसा तो है नहीं ना कि ये 42 पे मेजॉरिटी हो जाएगी और इनके कांग्रेस के पसंद का या किसी दूसरे के पसंद का स्पीकर बन जाएगा। वो तो हमेशा होगा कि जो स्पीकर है वो तो मोस्ट 99% केसेस में रूलिंग पार्टी का ही होगा, है ना। तो ये कंसेप्ट चलता है इंडिया में कि स्पीकर जो है वो रूलिंग पार्टी के होते हैं, लेकिन ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि स्पीकर इन्हीं रूलिंग पार्टी के ही होंगे। एक कन्वेंशन है, एक प्रैक्टिस डेवलप हुआ है कि हाँ, रूलिंग पार्टी के ही होंगे स्पीकर। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया, मैं बताऊंगा कि इसका काम आगे कहां आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो पहली चीज तो हमने देख ली कि स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वही मिलकर के स्पीकर साहब को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब बात है कि मैंने तो बोला कि 545 मेंबर्स जो हैं वो आ गए, नए मेंबर्स लोकसभा में, जो पुराने भी हो सकते हैं कुछ, लेकिन वो दोबारा नया इलेक्शन लड़के आ गए, ठीक है। तो अब ये जो मेंबर्स हैं ये क्या आपस में, अब कोई मेंबर बोलेगा किसी दिन इलेक्शन करा लो स्पीकर का, कोई मेंबर बोलेगा किसी दिन करा लो। इसीलिए ये चीज है कि जो स्पीकर साहब के इलेक्शन का डेट है वो प्रेसिडेंट साहब चुनते हैं। प्रेसिडेंट साहब क्यों चुन रहे हैं, एक बात बताओ, प्रेसिडेंट साहब ही क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि हमने शुरू में ये देखा था कि प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो जब पार्लियामेंट से रिलेटेड चीजें हो रही हैं तो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा की बात क्यों होगी, प्रेसिडेंट साहब की भी होगी। तो प्रेसिडेंट इज टेकिंग पार्ट इन अ पार्लियामेंट्री अफेयर, दैट इज इलेक्शन ऑफ स्पीकर बाय डिसाइडिंग द डेट ऑफ इलेक्शन। तो इलेक्शन का डेट जो है वो प्रेसिडेंट साहब फिक्स कर रहे हैं, ये भी समझ में आ गया। अब बात एक और समझते हैं कि स्पीकर कब तक स्पीकर बने रहते हैं। इलेक्शन हो गया और पहले तो क्या है कि मान लो 2019 से 2024 तक 5 साल हुए ये, तो नॉर्मली तो ये 5 ईयर जितने दिन सरकार है उस लोकसभा की लाइफ 5 साल है, तो स्पीकर साहब की भी लाइफ 5 साल होगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा ना कि स्पीकर साहब पहले तो एक एमपी है ना, तो उस लोकसभा की मेंबरशिप ही उनकी खुद 5 साल है, तो वो तो स्पीकर 5 साल ही रहेंगे ना, जब तक एक एमपी ही स्पीकर बनेगा तो वो तो एमपी। तो पहली चीज तो यही है कि 5 इयर्स तो फिक्स है, लेकिन कभी कभी ये 5 इयर्स से कम भी हो जाता है। कैसे? देखो, ये भी एक एमपी है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एमपीज के कुछ डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं, है ना। मान लो कि ये सारे डिस्क्वालिफिकेशंस में से कोई सा भी एक इन एमपी पे भी लग गया, मतलब ये स्पीकर साहब पे भी लग गया, और ये लोकसभा के मेंबर ही नहीं रहे, मतलब ये एमपी ही नहीं रहे, तब तो भाई हमें उनको स्पीकर से भी हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि एमपी ही नहीं है वो अब। तो पहला तो तब ये ऑफिस को वेकेट करेंगे, मतलब अपना ऑफिस खाली कर देंगे, जब ये मेंबर ऑफ लोकसभा ही नहीं रहेंगे। दूसरा तो भाई रेजिग्नेशन, आप मतलब डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, तो आप किसी को रिजाइन करने से थोड़ी ना रोक सकते हो, तो रेजिग्नेशन ये दे देंगे। लेकिन ये रेजिग्नेशन जो लिखेंगे वो किसको देंगे? वो डिप्यूटी स्पीकर साहब को देंगे। ध्यान रखना, कभी कभी जब बाद में आप रिवाइज करोगे, एग्जाम का दिन आएगा और जब कंफ्यूजन पीक पे होते हैं ना,
तो होता क्या है कि इतने रेजिग्नेशन, इतने सारी चीजें आप याद कर लोगे कि स्पीकर, अगर क्वेश्चन ये आ गया मान लो कि स्पीकर जो अपना रेजिग्नेशन है वो किसको सबमिट कर दें, तो बहुत बार लोग प्रेसिडेंट मार देते हैं कि स्पीकर साहब अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं, तो नहीं देते हैं, है ना। स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को देते हैं। ये बात आप स्टार मार्क करके याद कर लेना। देखो यही सारी चीजें हैं ना जो इस चैप्टर को थोड़ा सा लेंदी और बोरिंग बना देती हैं, क्योंकि ये सब बहुत फैक्चुअल चीजें हैं जो भूलने की टेंडेंसीज बहुत रहती हैं, इसलिए लोग इस चैप्टर से थोड़ा वो करते हैं, और बड़ा भी है। तो ये सब अगर आप पहले ही मार्क कर लोगे ना कि नहीं ये पॉइंट भूलने वाला है, ये मेरे को बताया था कि भूलने वाला है, तो मैं इसको थोड़ा ध्यान से कर लूंगा। तो पहली चीज तो ये कि ये रिजाइन जो करेंगे वो डिप्टी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देंगे, ठीक है। और तीसरी चीज कैसे है कि भाई इनको रिमूव कर दिया जाए। ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पे कोई मतलब डिक्टेटरशिप चल रही है कि आप किसी ऑफिस को रिमूव नहीं कर सकते हैं। भाई लोकतंत्र है, अगर आप काम अच्छे से नहीं करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लोग जो हैं वो लोकसभा में बैठे हुए हैं एंड दे आर इंटाइटल्ड टू रिमूव यू। ये जो रिमूव करेंगे वो एक इफेक्टिव मेजोरिटी से करते हैं, जो मैं अभी नहीं बताऊंगा। इस क्लास का लास्ट पार्ट जो है वो इसी के लिए डेडिकेटेड है, मेजोरिटी समझाने के लिए, तो ये मैं तब समझाऊंगा आपको, ठीक है। अभी आप बस ये देख लो कि हाँ ये लास्ट में समझने की चीज है। बट हाँ 3 तरीके हैं, ये मेंबर ही नहीं रहे, ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ये रिजाइन कर दे, या फिर इनको इफेक्टिव मेजोरिटी के तहत लोकसभा ही हटा दे, रिमूव कर दे। तो दिस इज द थिंग अबाउट स्पीकर। अब स्पीकर साहब के क्या काम है, क्या फंक्शन है, क्या पावर्स हैं, ये हम की फंक्शनरी तो मैंने बड़े आराम से लिख दिया कि ये एक बहुत की पोजीशन है। बट ये जो की पोजीशन है ये किस बेसिस पे है, ये इस बेसिस पे है कि इनके रोल, इनके पावर, इनके फंक्शंस जो हैं वो क्या क्या हैं। पहला तो ऑफ कोर्स ही मेंटेन्स द ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस। आप हमेशा, अगर आप कभी मतलब संसद टीवी करके एक चैनल है, उसमें जब भी पार्लियामेंट सेशन में होती है तो उस टाइम पे टेलीकास्ट होता है पार्लियामेंट के बिजनेस जो भी हो रहा होता है पार्लियामेंट में, तो उस समय आप देखेंगे कि सेंटर में बैठे रहते हैं और इधर ऐसे मेंबर्स रहते हैं सारे, और बीच में कोई भी अगर मतलब ऐसे परेशान कर रहा हो, कोई भी मेंबर अगर डिसिप्लिन नहीं हो, तो ये सुनते होइएगा कि ये बैठे हुए हैं जो यहाँ पे वो बोलते हैं कि माननीय संसदगण, माननीय मतलब सदस्यगण, ऐसे करके वो चुप कराते हैं उनको। तो वो क्या करते हैं, वो ऑर्डर एंड डेकोरम मेंटेन कर रहे हैं हाउस के अंदर। तो पहला काम तो ये। दूसरा है फाइनल इंटरप्रेटर। किस चीज का फाइनल इंटरप्रेटर? 2 चीजों का। ही इज द फाइनल इंटरप्रेटर। किस चीज का? पहला तो है क्या ना कि जो पार्लियामेंट में अफेयर्स कंडक्ट होते हैं ना, जो डेली के काम होते हैं, जो लोकसभा के काम है ना, उनका एक लोकसभा रूल्स है। क्या है? इनका लोकसभा रूल्स है। इसका पूरा नाम है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा। बट आप याद ध्यान रखो कि लोकसभा के अलग रूल्स हैं, राज्यसभा के अलग रूल्स हैं। तो इस रूल में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, इसका इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? स्पीकर साहब करेंगे। क्या इसका सिर्फ इंटरप्रिटेशन करेंगे? नहीं, ध्यान रहे, इसका फाइनल इंटरप्रिटेशन करेंगे। मतलब इन्होंने जो इंटरप्रेट करके बोल दिया, अब उसको कोई क्रॉस इंटरप्रेट नहीं करेगा। ही इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ लोकसभा रूल्स। और दूसरा किस चीज का फाइनल इंटरप्रेटर है? देखो मैं एक चीज लिख रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फाइनल इंटरप्रेटर तो सुप्रीम कोर्ट को होना चाहिए। तो ध्यान रहे, ये बहुत सिली सी बात है। अरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ये फाइनल इंटरप्रेटर है कहां? इन द हाउस, सिर्फ हाउस के अंदर। ही इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनसाइड द हाउस, विद इन द हाउस। तो हाउस के अंदर अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है तो वहां पे ये फाइनली इंटरप्रेट करते हैं कि हाँ क्या बात है उसमें। और इनका इंटरप्रिटेशन कहा जाता है ना कि आपकी बात सिर आंखों पर, तो वही वाला है कि इनका फाइनल इंटरप्रिटेशन है वो सिर आंखों पे है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो ये दोनों के फाइनल इंटरप्रेटर हैं। दूसरा, ये एडजर्न करते हैं हाउस को और सस्पेंड करते हैं उसकी मीटिंग। क्या मतलब होता है एडजर्न करने का? एडजर्न करने का मतलब होता है कि ठीक है अब ये सभा यहीं पे रुक जाती है, अगली बार हम मिलेंगे। इसका मतलब आगे हम देखते हैं, कुछ आगे 1 2 3 स्लाइड्स आगे हम यही सब पढ़ेंगे। तो एडजर्नमेंट का मतलब होता है कि इसकी समाप्त हो गई आज का मीटिंग, अब हम अगले मीटिंग में मिलेंगे। तो ये कौन बोलेगा? क्या इन मेंबर में से कोई ये वाले मेंबर जो ये खड़े होंगे और बोलेंगे चलो भाई ठीक है सब खत्म हो गया आप जाओ घर अपने अपने? नहीं, सिर्फ यहीं से बोलेंगे, ये स्पीकर साहब बोलेंगे, ठीक है। दूसरा, कास्टिंग वोट
टाई के टाइम पे ये कास्टिंग वोट एक्सरसाइज करते हैं। मतलब अगर किसी चीज, मतलब किसी भी चीज को लेकर के अगर टाई हो गया, बराबर बराबर है, तो ये लास्ट में वोट एक दे देते हैं टाई ब्रेक करने के लिए। ऐसे नहीं देते हैं, ऐसे नॉर्मली इनको वोट नहीं करना है, बट अगर टाई हो जाता है तो इनको ये वोट कर सकते हैं। जनरली ये नहीं करेंगे वोट, ठीक है। ही प्रिसाइड्स ओवर अ जॉइंट सीटिंग, ये सेटिंग नहीं है, सिटिंग है ना। जॉइंट सिटिंग क्या होता है, तो देखो किसी किसी मैटर पे हम देखेंगे क्या होता है, आगे पढ़ेंगे, बट जॉइंट सिटिंग का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर चीज है, कोई मैटर है, जिस मैटर पे लोकसभा और राज्यसभा, देखो लॉ कैसे पास होता है कि पहले कोई बिल मान लो लोकसभा में आया, मान लो किसी भी हाउस में आ सकता है पहले बिल, बट लोकसभा में आया, तो पहले वो लोकसभा से पास होगा, फिर वो राज्यसभा से पास होगा। जब दोनों से पास हो गया तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, क्योंकि 3 पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट है ना, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, तो 2 पार्ट से हो गया, फिर तीसरे के पार्ट जाएगा, वो साइन कर देंगे तो बोला जाएगा कि ये बिल अब एक्ट बन गया। लेकिन ज्वाइंट सिटिंग का कंसेप्ट तब आता है कि मान लो लोकसभा ने कोई सी चीज पास कर दी, लेकिन राज्यसभा को वो चीज मंजूर नहीं है, तो ये तो दोनों के बीच में एक डेडलॉक आ गया। तो इन दोनों को तो साथ में बैठ करके कुछ डिसाइड करना होगा ना, क्योंकि ये तो अलग अलग बिल्डिंग में चल रहा है, मतलब एक बिल्डिंग के अलग अलग कंपार्टमेंट में चल रहे हैं, ये सामने एक दूसरे की बातें तो सुन नहीं रहे हैं। हो सकता है कि लोकसभा में जिन्होंने बिल पेश किया उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करके लोकसभा को कन्विंस कर लिया हो, लेकिन राज्यसभा में उस तरीके से वो प्रोविजंस एक्सप्लेन ना हो पाए हो, इस वजह से राज्यसभा इज हेजिटेंट अबाउट पासिंग द बिल। तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना जहां दोनों लोग एक साथ, दोनों हाउसेज एक साथ बैठ करके और काम कर लें। तो जब कोई डेडलॉक आता है ना, डेडलॉक कि बिल आगे ही नहीं बढ़ रहा बिकॉज दोनों में से कोई एक मतलब हिच कर रहा है अभी, तो उस डेडलॉक को मिटाने के लिए एक जॉइंट सिटिंग बैठती है जिसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के मेंबर्स एक जगह बैठते हैं। तो सबसे पावरफुल बात स्पीकर की ये है कि जब ये दोनों बैठेंगे साथ में ना, तो उस दोनों वाले जो हाउस होगा, जो जॉइंट सिटिंग होगी, उसके जो प्रेसिडेंट होंगे, मतलब उसको जो प्रिसाइड करेंगे, वो स्पीकर होंगे। भले ही राज्यसभा बैठ रही हो, स्पीकर लोकसभा की प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, लेकिन फिर भी राज्यसभा के भी मेंबर्स के सामने उस समय स्पीकर ही बैठेंगे। तो ये स्पीकर के पोजीशन को थोड़ा काफी बड़ा बना देता है कि जहां राज्यसभा के भी मेंबर्स हैं, जिसके चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सब हैं, बट फिर भी जो है सो स्पीकर बैठेंगे। तो ये है। दूसरा, अलग अलग हम मोस्ट प्रोबेबली इस क्लास में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो नेक्स्ट क्लास में ही हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। ये सारा जो मैंने बताया क्या होता है इसको डिटेल में पढ़ेंगे, और साथ में कुछ बिल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें एक मनी बिल आता है, तो मनी बिल के कुछ प्रोविजंस हैं, इसके कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, हम देखेंगे बाद में। बस ये अभी आपको जानना है कि स्पीकर ही वो अथॉरिटी है जो बताते हैं कि ये पर्टिकुलर बिल एक मनी बिल होगा। कोई और नहीं बता सकता कि ये मनी बिल है या नहीं है, बस स्पीकर बता सकते हैं। मनी बिल में नाम सही लग रहा है, मनी बिल में जनरली पैसों से रिलेटेड बातें होंगी, और इसमें लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू राज्यसभा। हम देखेंगे अगली क्लास में, ये बिल्कुल रश नहीं करना चाहता मैं इस चैप्टर में, इसी वजह से इसको आराम से ही लेते हैं। अभी बस ये समझना है कि कौन डिसाइड करता है कि एक बिल मनी बिल होगा, तो वो स्पीकर डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कल कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस की बात करी थी, उसमें से हमने एक डिफेक्शन देखा था, है ना। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 10th शेड्यूल याद करो, और सिर्फ याद ही नहीं करो, रिवीजन के लिए ये करो कि कमेंट्स में वो 4 कौन कौन से कंडीशंस हैं डिफेक्शन के, वो चारों कमेंट्स में चाहिए मुझे। किसको किसको याद है, और प्लीज वो लास्ट लेक्चर देख के या फिर देख करके मत लिख देना, जिन्होंने रिवाइज किया सिर्फ वही लिखना। 4 कंडीशंस थे ना डिफेक्शन पे कैसे डिस्क्वालीफाई करते हैं, क्या क्या होगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो चारों कंडीशन जो है वो कमेंट्स में लिखना, मैं चेक करूंगा। तो पहले कि डिस्क्वालिफिकेशन डिफेक्शन के बेसिस पे हमने देखी थी, तो वो कौन डिसाइड करता है कि डिफेक्शन पे डिस्क्वालिफिकेशन करना है या नहीं करना है, स्पीकर, ठीक है। तो लोकसभा के मेंबर्स के डिफेक्शन पे कौन डिसाइड करता है कि डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं, स्पीकर, ठीक है। अगर अब हम कुछ और जानते हैं, कुछ ना पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, जैसे कि मान लो कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के अंदर कौन बैठे हैं, एमपीज बैठे हैं, हमारे आपके कॉन्स्टिट्यूएंसीज के सारे एमपीज बैठते हैं पार्लियामेंट में। देखो ये किसी फील्ड के एक्सपर्ट तो नहीं है, मान लो गवर्नमेंट को कोई स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लॉ बनाना है, स्पेस टेक्नोलॉजी से, तो आपको लगता है हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं
या हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, जो भी हैं, वो क्या स्पेस टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट्स हैं? ऑफ कोर्स नॉट। या फिर कोई और, तो जब पार्लियामेंट के अंदर में उस लॉ पे डिस्कशन होगा तो ऑफ कोर्स उसमें कोई एक्सपर्ट बैठा नहीं है, तब तो वो क्वालिटेटिव डिस्कशन नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से कुछ पार्लियामेंट की कमिटीज बनाई जाती हैं, जिस कमिटीज के पास, उसमें भी एमपीज ही होते हैं, लेकिन वो एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं, वो अलग से बैठते हैं, उनका ऑफिस होता है, वहां पे वो बैठ करके और अलग से एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं उस पर्टिकुलर मैटर पे जिस पे लॉ बनाना है। तो वो जो कमिटीज होती हैं ना, वो अलग अलग तरीके की कमिटीज हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी है, रूल्स कमिटी है, जनरल पर्पस कमिटी है। तो उन कमिटीज में अगर 3 ऐसी कमिटी है जिस कमिटी के चेयरमैन स्पीकर होते हैं, हर कमिटी के कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो कुछ कमिटीज ऐसी हैं जिनके चेयरमैन स्पीकर खुद होते हैं। तो वो 3 कमिटीज हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है कि कौन 3 कमिटीज ऐसी हैं जिसके चेयरमैन होते हैं स्पीकर खुद। तो ये इनके रोल्स, पावर्स एंड फंक्शंस की बात हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं डेप्यूटी स्पीकर के बारे में। बहुत आसान है, अगर आपको स्पीकर समझ में आ गया, डेप्यूटी स्पीकर बहुत आसान है, बस 2 बात समझ लो। पहली बात, हमने एक चीज देखी थी कि स्पीकर जो है वो रूलिंग पार्टी से आते हैं। ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? नहीं, ये मैंने बताया, ये कन्वेंशन है, एक प्रचलन है कि हाँ रूलिंग पार्टी से आएंगे स्पीकर। तो यहां प्रचलन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन से आएंगे। क्यों ऐसा किया? तो भाई देखो, स्पीकर के पास इनॉर्मस पावर्स हैं हाउस के अंदर, तो स्पीकर तो रूलिंग पार्टी के हैं, तो कहीं ये ना हो कि रूलिंग पार्टी के जो मेंबर हैं उसकी वजह से वो थोड़े बहुत बायस्ड रहें। तो इस चीज को नलिफाई करने के लिए हमने क्या कि ठीक है, तो जब स्पीकर आप रूलिंग पार्टी के रख लो तो डेप्यूटी स्पीकर अपोजिशन पार्टी के रख लो। हर जगह हमने डेमोक्रेटिक रहने का ट्राई किया है, और डेमोक्रेसी जो है वो बिना ऑपोजिशन के, बिना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के नहीं एग्जिस्ट कर सकती है। तो एक तो चीज ये ध्यान रखनी है डेप्यूटी स्पीकर में। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है डेप्यूटी स्पीकर में कि डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन तब होता है जब स्पीकर का इलेक्शन हो गया हो। तो पहले स्पीकर का इलेक्शन होगा, आपस में सारे मेंबर्स एक मेंबर को स्पीकर चुन लेंगे जिस डेट पे प्रेसिडेंट ने बताया कि चुनो, और उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर चुनेंगे, ठीक है। सबसे मेन बात ध्यान ये रखनी है कि ही इज नॉट सबऑर्डिनेट टू स्पीकर। ये स्पीकर के जूनियर नहीं है, ये स्पीकर के अंदर में काम नहीं कर रहे, ये बस इसलिए काम कर रहे हैं कि हो सकता है कि सिंस एक ही बंदा स्पीकर है, एक ही बंदा या बंदी स्पीकर है, तो उस पर वर्कलोड बहुत ज्यादा होगा। तो जब स्पीकर का पोस्ट वेकेंट है, मतलब स्पीकर नहीं है, या तो उन्होंने रिजाइन कर दिया है या उनको रिमूव कर दिया गया है, तो जब ऑफिस वेकेंट है स्पीकर का, या जब स्पीकर एब्सेंट है किसी कारण से, स्पीकर भी एब्सेंट हो सकते हैं ना भाई, उनको राइट है एब्सेंट होने का। तो अगर ये दोनों केस है तो उस टाइम पे जो डेप्यूटी स्पीकर हैं वो स्पीकर वाला सारा काम, सारा पावर, सारा रोल अदा करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। जब ये नहीं है स्पीकर, तो डेप्यूटी स्पीकर के पास वो सारे पावर, सारे रूल्स सब है। और सिमिलरली इसका उल्टा भी है कि जैसे ही स्पीकर आ जाएंगे, डेप्यूटी स्पीकर एक नॉर्मल एमपी के जैसे हाउस में बैठे रहेंगे। ऐसा कोई नहीं होगा कि अरे नहीं नहीं पहले स्पीकर हैं फिर डेप्यूटी स्पीकर बैठे हुए हैं और तब एमपीज हैं। नहीं, अगर स्पीकर हैं तो डेप्यूटी स्पीकर एक मियर बाकी एमपीज जैसे ही हैं और कोई वो नहीं है, ठीक है। तो बस ये बात है। एक स्पेशल बात याद ये रखनी है कि अगर डेप्यूटी स्पीकर किसी भी पार्लियामेंट्री कमिटी में अपॉइंट होते हैं एज अ मेंबर, तो वो ऑटोमेटिकली उस पार्लियामेंट्री कमिटी के चेयरपर्सन बन जाते हैं। क्या बोला मैंने? अगर डेप्यूटी स्पीकर बाय चांस किसी भी पार्लियामेंट्री कमिटी के मेंबर के तरह अपॉइंट होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसके चेयरमैन बनेंगे उस पार्लियामेंट्री कमेटी के,
ठीक है, यही है डिप्टी स्पीकर की बात। अब बात किनकी है? अब बात है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यहां ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि यही है, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये बात हम करते आ रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट वाले ही चैप्टर से, तो कुछ बहुत ज्यादा जानने की नहीं है, क्योंकि ये चेयरपर्सन है। इनके भी रोल्स सेम हैं जो हमने रोल्स देखे थे, जो वाइस प्रेसिडेंट में हमने देखा था कि ये रहेंगे हमेशा। अब जो क्या बोलते हैं, राज्यसभा के जो चेयरपर्सन है, इनका क्या काम है? ये ऑर्डर एंड डेकोरम मेंटेन करते हैं। कहां पे? राज्यसभा में। ठीक है, इसमें कोई अलग नहीं है बात। जब ये प्रेसिडेंट बन जाएंगे, याद करो आप वाइस प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में हमने ये देखा था ना कि वाइस प्रेसिडेंट, देयर आर फ्यू कंडीशंस, देयर आर फ्यू टाइम्स जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो जब वाइस प्रेसिडेंट इज एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन ये राज्यसभा के चेयरमैन नहीं रहेंगे और राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे ये कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही बात है। अब आता है इससे सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वाला बात। देखो, स्पीकर कौन थे? एक एमपी थे पहले। डेप्यूटी स्पीकर कौन थे? एक एमपी थे। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? एक राज्यसभा के एमपी हैं। लेकिन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज नॉट an MP. Vice President is not an MP, is not a member of Parliament. इनके अलावा स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, अभी हम देखेंगे डेप्यूटी चेयरमैन, ये सारे एमपी हैं। लेकिन राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो एमपी नहीं होते हैं। ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस। ठीक है, ये प्रैक्टिस हमने देखा भी था, यूएसए से लिया है ना हमने। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं यूएसए में, वो वहां के सीनेट के प्रेसिडेंट होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, है ना। कौन है अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? कमेंट्स में लिख के बताओ। सबको पता होगा ये तो यार। ठीक है, अगला डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सबसे पहले तो कौन है? एन एमपी। ये भी एक एमपी हैं। कहां, कौन से हाउस के एमपी हैं? ये राज्यसभा के एमपी हैं, लोकसभा के नहीं है, राज्यसभा के एमपी हैं। कैसे इलेक्ट होते हैं? तो बस सेम, सही इलेक्शन है, उसी हाउस के मेंबर्स मिलकर के उनको इलेक्ट कर लेते हैं। स्पीकर कैसे इलेक्ट होते थे? लोकसभा के मेंबर्स मिलकर स्पीकर इलेक्ट कर लेते थे। डेप्टी स्पीकर कैसे? लोकसभा के मेंबर मिलकर डेप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैसे इलेक्ट होंगे? राज्यसभा के मेंबर्स मिलकर डेप्यूटी चेयरमैन इलेक्ट कर लेंगे, सीधी बात। तो ये है डेप्यूटी चेयरमैन। बाकी सारी बातें सेम है। अब जैसे कि सेम कैसे है, देखो, अगर मान लो डेप्यूटी चेयरमैन कब अपना ऑफिस वेकेट करेंगे? हमने स्पीकर में क्या देखा था? व्हेन ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो एमपी ही ना रहे तो वेकेट हो जाएगा, वो रिजाइन कर दें तो वेकेट हो जाएगा, उनको रिमूव कर दिया जाए तो वेकेट हो जाएगा। तो ये भी सेम यहां पे रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो ये बात है। तो ये तो चार सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसेज ऑफ हाउस हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कुछ और पर्सनैलिटीज जिनका नाम आते रहता है बीच बीच में। लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस का मतलब होता है कि ये जो एक हाउस है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। देखो, लीडर ऑफ द हाउस और प्रिसाइडिंग ऑफिसर में कंफ्यूज मत करना। लीडर ऑफ द हाउस जो होता है ना, वो होता है लीडर ऑफ द एमपीज। जब हम लीडर ऑफ द हाउस की बात कर रहे हैं, यानी ये 545 मेंबर्स का नेता, लीडर लोकसभा में। स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, कि ये सारे मेंबर जहां बैठे हैं वहां पे ऑर्डर एंड डेकोरम मेंटेन करने वाले इंसान को स्पीकर बोल रहे हैं, है ना। तो लीडर ऑफ द हाउस लोकसभा में जनरली कौन होते हैं? द प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर खुद लोकसभा से हैं, जैसे कि अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, ये वाराणसी के एमपी हैं,
वाराणसी के एमपी हैं। तो वाराणसी के एमपी ये लोकसभा इलेक्शन जीत करके वाराणसी के एमपी बने हैं, तो ये गए लोकसभा में, जीत के तो लोकसभा में गए ना, तो ये तो लोकसभा के मेंबर हैं। लेकिन जैसे कि इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वॉज अ राज्यसभा के एमपी, वो लोकसभा इलेक्शन लड़के नहीं गए थे, वो राज्यसभा के इलेक्शन से एमपी बने थे। तो जब वो राज्यसभा, खुद ही प्राइम मिनिस्टर इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो लीडर ऑफ द हाउस उस केस में कोई और मिनिस्टर हो जाते हैं जो लोकसभा के हैं, राज्यसभा में अगर प्राइम मिनिस्टर है तो। अदरवाइज लीडर ऑफ द हाउस इन लोकसभा इज ऑलवेज द प्राइम मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के मेंबर हैं तो। सिमिलरली एक राज्यसभा में भी लीडर ऑफ द हाउस होंगे, लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा क्या आएगा। लेकिन ये बात ध्यान रहे कि राज्यसभा में देखो, प्राइम मिनिस्टर तो लोकसभा में है, तो प्राइम मिनिस्टर ही राज्यसभा में नहीं हो जाएंगे। कोई एक मिनिस्टर या कोई एक मेंबर ऑफ राज्यसभा जिसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं कि आप बन जाओ, वो राज्यसभा के लीडर ऑफ द हाउस बन जाते हैं। क्या काम होता है लीडर ऑफ द हाउस का? कोई काम एज सच नहीं होता, बट मेन ये काम होता है कि अगर एक लीडर ऑफ द हाउस है तो वो गाइड करता है, वो एक विजन देता है, वो एक तरीके से मतलब वो एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस अपना एक्सरसाइज करता है उस हाउस पे कि उस हाउस का बिजनेस कैसा है। अगर वो मेंबर वो प्रेजेंट है लीडर ऑफ द हाउस, तो उससे एक इन्फ्लुएंस आता है उस हाउस में, उस पर्टिकुलर बिल में कि हाँ लीडर ऑफ द हाउस जो है वो प्रेजेंट थे इसके लिए, तो एक सिंबॉलिक ज्यादा है ये। तो लीडर ऑफ द हाउस ये हो गया। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी होता है इसी तरह से कि ऑपोजिशन पार्टी जो है उनके एक लीडर बिकम्स द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। इनका क्या काम है? इनका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है डेमोक्रेसी में। ऑपोजिशन का तो डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना। क्या काम है? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का काम है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब हुआ क्या? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब हुआ कि ऐसा क्रिटिसिज्म देना जिससे गवर्नमेंट हमेशा इफेक्टिव रहने का ट्राई करे, हमेशा एक्यूरेट रहने का ट्राई करे, अकाउंटेबल रहे, रिस्पॉन्सिबल रहे, ट्रांसपेरेंट रहे। तो ऑपोजिशन जब क्वेश्चंस पूछेगी, ऑपोजिशन जब क्वेश्चंस पूछेगी, ऑपोजिशन जब आंसर मांगेगी, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर कराएगी, तभी तो गवर्नमेंट सही डायरेक्शन में काम करेगी। एक कहावत है, नो वंस एवरीवन्स प्रॉपर्टी इज नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये चीज ना हो, ये चीज ना हो, हमेशा उनपे एक क्वेश्चनिंग आर्म रहे, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, वो देश की भलाई में होना चाहिए, वो बेनिफिट करना चाहिए देश को। तो अगर ऐसा करने का काम किसका है? तो ऑपोजिशन का है। तो ऑपोजिशन मस्ट क्वेश्चन द गवर्नमेंट, जिससे वो हमेशा ऑन द टोज रहे। तीसरा एक होते हैं विप। देखो, विप एक मतलब एक ऐसा पोजीशन है जो कहीं मेंशन नहीं है, कहीं मतलब ऐसे ऑफिशियल ये नहीं है, बट विप का काम ये होता है कि वो बताता है, हर पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक चाहते हैं कि उनका एक विप होता है हर पॉलिटिकल पार्टी का, जो कि उस पॉलिटिकल पार्टी द्वारा ही अपॉइंट होता है। एक तरीके से जो लीडर ऑफ द हाउस है ना, उसको ये असिस्ट करते हैं। उनका काम है कि अच्छा ठीक है, विप जो है वो बताते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर जो बिल आया है, इस बिल को हमें सपोर्ट करना है, या फिर इस बिल को वोट करने से हमें एब्सटेन कर जाना है, ना तो सपोर्ट करना है ना इसको रिजेक्ट करना है, या फिर किसी बिल को हमें रिजेक्ट करना है। तो ये सब जो है ना, ये सब बताने का काम, ये सब गाइड करने का काम ये विप करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अदर पर्सनैलिटीज हैं जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। हमने ऑफिसेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, ये सब के बारे में देख लिया। पहले हमने देखा एमपीज के बारे में, कैसे इलेक्ट होते हैं, कैसे डिस्क्वालीफाई होते हैं, कैसे क्वालिफिकेशंस हैं, क्या काम है, ये सब देखा। फिर उसके बाद हमने देखा स्पीकर के बारे में, डेप्यूटी स्पीकर के बारे में, चेयरपर्सन के बारे में, डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में। फिर हमने देखा लीडर ऑफ हाउस के बारे में, लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में। फिर हमने देखा विप के बारे में। तो ये कुछ लोग हैं जो मैटर करते हैं इन पार्लियामेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स पे कि पार्लियामेंट का काम कैसे चलता है।
तो देखिए, पार्लियामेंट की जो सेशंस होते हैं ना, जो पार्लियामेंट का सेशन होता है, या फिर जो पार्लियामेंट एक पूरे साल, एक 365 डेज पार्लियामेंट क्या कैसे कब करता है फॉर 5 years, इसको हम इस 5 टॉपिक में देखेंगे। समनिंग, एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट साइन डाई, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। समझो क्या होता है। देखो, समनिंग का क्या मतलब होता है कि जैसे आप समझो कि 365 दिन है, 12 मंथ्स है एक साल में। क्या पार्लियामेंट 365 दिन काम करता है? ऑफ कोर्स नॉट, और कर भी नहीं सकता है, क्योंकि देखो पार्लियामेंट में सिर्फ लेजिस्लेचर नहीं है ना, पार्लियामेंट में तो एग्जीक्यूटिव भी है ना। तो वो 365 दिन अगर पार्लियामेंट ही जाएंगे तो वो एग्जीक्यूट कब करेंगे, वो बाकी काम कब करेंगे? पार्लियामेंट का काम है लॉ बना के दे देना, उन्होंने लॉ बना के दे दिया, बट वो लॉ इंप्लीमेंट करने के लिए टाइम चाहिए ना। तो अगर सारे दिन हम पार्लियामेंट ही जाएंगे तो काम कब करेंगे? तो इसलिए 365 दिन नहीं जाना होता है। तो होता है कि ठीक है, आप 365 दिन नहीं जाओ, आप अलग अलग सेशंस में जाओ। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह दिया गया था कि पार्लियामेंट में एक साल में, मैं नहीं जानता कितने सेशन होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला मुझे नहीं पता कितने सेशन तुम्हें करने हैं, लेकिन ध्यान रखना कि किसी भी 2 सेशन के बीच का जो गैप है वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 6 महीने हो गए हैं तो गलत है, 6 महीने नहीं होने देना है, 6 महीने से पहले ही दूसरा सेशन कर लेना है। तो एक इंडिया में प्रेसिडेंट बना, प्रेसिडेंट जिसको कहते हैं, कि हम 3 सेशंस करेंगे, साल में 3 बार हम मिलेंगे। पहले बार हम मिलेंगे फरवरी महीने में, मिलना शुरू करेंगे फरवरी से मई तक, फिर हम छुट्टी पे चले जाएंगे जून में, जुलाई से सितंबर हम मिलेंगे, फिर छुट्टी पे चले जाएंगे, और फिर हम नवंबर से दिसंबर 1 महीने 2 महीने मिलेंगे, और फिर छुट्टी पे चले जाएंगे काम करने। जो पहला सेशन है मई से फेब, इसको बोलते हैं बजट सेशन। दूसरे जो जुलाई टू सितंबर है, इस टाइम पे बारिश होती है इंडिया में, मोस्टली इंडिया के रीजन्स में, तो इसको बोलते हैं मॉनसून सेशन। और ये तीसरा सेशन है नवंबर दिसंबर, इसको बोलते हैं विंटर सेशन। ठीक है, ये जो फेब टू मई है इसको क्यों बोलते हैं बजट सेशन? क्योंकि 1 फेब इज द डे जिस दिन बजट, उस साल का एनुअल बजट, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर हाउस में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये 3 सेशंस होते हैं। तो 3 सेशन का मतलब क्या हुआ कि ये 3 ऐसा समय साल का जिसमें पार्लियामेंट काम करता है। ठीक है, ये जो पार्लियामेंट काम कर रहा है, तो अब मान लो फेब टू मई या जुलाई टू सितंबर, अब जुलाई में मान लो 3 जुलाई से काम होगा कि 30 जुलाई से काम होगा, ये कौन बताएगा? या फिर कौन बोलेगा इन 545 मेंबर्स को, कौन बोलेगा कि हाँ अब पार्लियामेंट काम करना चाहता है इस सेशन में, आ जाओ? तो किसी को तो बुलाना होगा। तो जो सरकारी बुलावा होता है ना, जो ऑफिशियल बुलावा होता है, उसको बोलते हैं समन। कोर्ट भी समन भेजती है किसी को बुलाने के लिए। उसी तरीके से पार्लियामेंट में बुलाने के लिए एमपीज को समन भेजा जाता है। कौन भेजता है समन? प्रेसिडेंट भेजते हैं। ध्यान रहे, प्रेसिडेंट समन करते हैं। तो पहले बार वो फेब से पहले करेंगे, जुलाई से पहले, नवंबर से पहले, कि इस दिन से इस दिन तक पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स चलेंगी, आप सब आए। ठीक है, तो ये बात हो गई। ये समनिंग होता है। कौन समन करता है? प्रेसिडेंट समन करते हैं। साल में 3 सेशन होते हैं। ठीक, अब आता है अगला, एडजर्नमेंट क्या होता है? मैंने उससे पहले भी हमने देखा था, एक एडजर्न वर्ड आया था, मैंने बोला था कि हाँ बताएंगे। वो हमने कब देखा था? स्पीकर के फंक्शन में, कि स्पीकर एडजर्न करते हैं हाउस। तो मान लो अभी, आज मान लो तुम फॉर एग्जाम्पल कि अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, कोई सा भी, मान लो कि अभी बजट सेशन चल रहा है एंड दिस इज फेब्रुअरी। ठीक है, अब बजट सेशन चल रहा है। अब बजट सेशन में आज मान लो 20 फरवरी का कोई मीटिंग चल रहा है, पार्लियामेंट में काम चल रहा है, और आज का काम खत्म हो गया, शाम के 6 बज गए। 6 PM पे लोकसभा जो है वो 6 बजे तक लोकसभा काम करती है। 6 बजे लोकसभा की जनरली 6 बजे के बाद लोकसभा की छुट्टी हो जाती है, घंटी बज जाती है वहां।
तो 6 बजे समय समाप्ति की घोषणा हो गई। तो ये जो समय समाप्ति की घोषणा है ना, ये 6 बजे 20 फेब को, कि भाई आज का काम हो गया, अब 21 फेब को मिलेंगे, ये जो काम है इसी को बोलते हैं एडजर्नमेंट। ऐसे समझो कि एक आदमी आया, ये आदमी स्पीकर है, इन्होंने बोला कि आज 20 फेब का काम, 6 बज गए हैं, आज का काम यहीं पे रोका जाए, इसके आगे का काम 21 फरवरी को इतने इतने बजे से किया जाएगा। तो ये जो मैंने बोला इसी को बोलते हैं एडजर्नमेंट, यानी काम गेट्स सस्पेंडेड, वर्क गेट्स सस्पेंडेड फॉर आवर्स, फॉर डेज, फॉर वीक्स। ये भी कहा सकता है कि 20 फेब को आज काम रोकते हैं, अगली बार हम मिलेंगे अब 28 फेब को। या फिर हो सकता है ये भी कह दिया जाए कि अब हम मिलेंगे 6 मार्च को, 2 वीक के बाद, 3 वीक के बाद। तो इसको बोलते हैं एडजर्नमेंट। लेकिन अगला जो एडजर्नमेंट साइन डाई है, ये यही समझ लो, बड़ा छोटा सा है। मैंने यहां तक तो बोला कि देखो आज 20 फेब है, आज 6 बजे तक आज का काम हो गया, अब हम मिलेंगे कभी, मुझे नहीं पता कब मिलेंगे, आई डोंट नो। अगर मुझे नेक्स्ट बार हम कब मिलेंगे, नेक्स्ट बार हम कब मिलेंगे इसका डेट टाइम फिक्स नहीं हो, तो हम करते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई। इनडेफिनिट टाइम के लिए मैंने हाउस जो है वो एडजर्न कर दिया। ठीक है, ये कब किया जाता होगा, ये तब करा जाएगा जब ये दिन लास्ट डे ऑफ द सेशन होगा। अगर मान लो किसी सेशन का, बजट सेशन का लास्ट डे है आज, अब अगले सेशन का डेट क्या होगा, ये तो प्रेसिडेंट को बुलाना है ना, समन करना है, तो स्पीकर को तो पता नहीं है, तो स्पीकर अपनी मर्जी से कैसे डेट दे देंगे कोई सा कि इस डेट पे आप आ जाना। तो इसीलिए लास्ट डे ऑफ द सेशन को एडजर्न साइन डाई कर दिया जाता है कि मैं हाउस एडजर्न कर रहा हूं इनडेफिनिट टाइम के लिए, अब अगला जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा किसी तरीके से। दूसरा तब भी हो सकता है जब कुछ इमरजेंसी आ जाए, जैसे कि कोविड पैंडेमिक आया 2020 में, है ना। 2020 में जो कोविड पैंडेमिक आया था, तो आपको ध्यान होगा कि ये 22 ऑफ मार्च आई गेस, या 24 मार्च, 24 मार्च वॉज द डे जिस दिन से नेशनल लॉकडाउन लगे थे। अब 24 मार्च वॉज द से बजट सेशन वॉज गोइंग ऑन। अब उस टाइम पे क्या हुआ, लेकिन बजट सेशन तो चलने वाला था मई तक, अप्रैल तक तो एटलीस्ट, लेकिन ये तो मार्च में ही जो है सो नेशनल लॉकडाउन लग गया और मूवमेंट बंद हो गई। तो जब ये लॉकडाउन लगा उस टाइम पे इमरजेंसी थी, तो हाउस को क्या करा, पता तो था नहीं कब मिलेंगे दोबारा हाउस में, तो क्या करा उस टाइम एडजर्न साइन डाई कर दिया स्पीकर ने कि इंडेफिनिट टाइम के लिए हाउस एडजर्न्ड है। तो ये एडजर्न साइन डाई हो गया। फिर आता है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है, एक सेशन समाप्त। क्या होता है, एक सेशन समाप्त। मान लो 31 मई इज द लास्ट डे ऑफ द बजट सेशन। तो जब ये 6 बज गए लोकसभा में, देन व्हाट विल हैपन, जो स्पीकर है ना वो एडजर्न साइन डाई कर देंगे पहले तो। जब एडजर्न साइन डाई कर देंगे तो प्रेसिडेंट विल प्रोरोग द सेशन। एडजर्न साइन डाई कर दिया स्पीकर ने कि इंडेफिनिट टाइम के लिए हाउस एडजर्न, उसके बाद प्रेसिडेंट साहब हाउस को प्रोरोग कर देंगे। एक बात समझो, जिन अथॉरिटी ने हाउस को बुलाया था समन देकर के, वही उनको छुट्टी देगा ना। अगर आप किसी काम से, आपको कोई बुलाए किसी काम से, आप उस ऑफिस में जाओ, आप उस बंदे से मिल लो, आप कोई और काम करो, और जब आपने वो काम कर लिया है तो आप वही जो बंदा आपको बुलाया जिस काम को करने के लिए, उसको आप बताओगे ना कि भाई साहब आपने जो काम के लिए मुझे बुलाया था मैंने वो कर लिया, अब मैं जाऊं। जो आपको बुलाएगा वही तो आपको जाने का ऑर्डर देगा ना, कोई और तो नहीं दे देगा। तो जब समन प्रेसिडेंट ने किया, आपने 3 महीने आकर के सेशन में काम कर लिया, तो उसके बाद फाइनली कौन, प्रेसिडेंट ही प्रोरोग करेंगे ना। तो इसीलिए प्रोरोगेशन होता है, और जैसे ही प्रोरोग हो गया वो सेशन समाप्त, अब अगले सेशन में फिर से प्रेसिडेंट समन करेंगे। ठीक है, अगला आता है डिसोल्यूशन।
डिसोल्यूशन मतलब हाउस को डिसॉल्व कर देना। क्या मतलब होता है हाउस को डिसॉल्व कर देना? हमने देखा था कि ये राज्यसभा में नहीं हो सकता है। राज्यसभा एक कंटिन्यूइंग हाउस है, लोकसभा एक नॉन कंटिन्यूइंग हाउस है, यानी लोकसभा डिसॉल्व होती है। डिसॉल्व का मतलब है कि एंड द एग्जिस्टिंग मेंबरशिप ऑफ द एमपीज। हाउस का डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि जो लोग इस हाउस के मेंबर हैं उनकी मेंबरशिप को खत्म किया जाता है अब। यानी डिसोल्यूशन जो है वो लोकसभा की लाइफ को एंड कर देता है। डिसोल्यूशन के बाद क्या होगा? फ्रेश इलेक्शंस होंगे। फ्रेश इलेक्शंस होंगे, नए एमपीज आएंगे या पुराने भी हो सकते हैं, जीत के दोबारा आ जाए, वो एमपीज आएंगे एंड देन वो फिर से नया काम करेंगे, नई गवर्नमेंट होगी, राइट? तो डिसोल्यूशन कहां हो सकता है? ओनली लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा इज अ कंटिन्यूइंग चैम्बर। 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। पूरा हाउस एक साथ डिसॉल्व नहीं होता है। एवरी टाइम देयर इज 66.6% मेंबर, देखा था कल हमने। डिसॉल्व कौन करेगा हाउस को? ये तो भाई बहुत बड़ा चीज है ना, डिसॉल्व तो पूरा मेंबरशिप ही खत्म कर रहा है। तो हु अदर देन प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट विल डिसॉल्व। तो अब बात यह है कि समनिंग प्रेसिडेंट करते हैं, प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट करते हैं, डिसोल्यूशन प्रेसिडेंट करते हैं, एडजर्नमेंट एंड एडजर्नमेंट साइंड आई स्पीकर करते हैं, यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर करते हैं, वो स्पीकर हो या चेयरमैन हो। ठीक है। अगर जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो ये 5 केसेस हैं, ये 5 केसेस आपको याद करने हैं, ये और उसका कोई तरीका नहीं है। ये 5 केसेस ये बोलते हैं कि मान लो कि जैसे लोकसभा डिसॉल्व हो गई, है ना, डिसॉल्व हो गई मतलब लोकसभा का लाइफ खत्म हो गया और उसके सारे मेंबर्स को अब उनकी मेंबरशिप खत्म हो गई, अब नए इलेक्शन के बाद आएंगे। लेकिन हो सकता है ना कि वो हाउस कोई काम कर रही हो, ऑनगोइंग हो कोई काम, कोई लॉ पे डिस्कशन ऑनगोइंग हो, इसी बीच में टाइम आ जाए डिसोल्यूशन का, तो क्या होगा इस ऑनगोइंग काम का? तो इस ऑनगोइंग काम के 5 कंडीशंस हैं कि अगर कोई सी चीज लोकसभा में पेंडिंग है तो वो चीज जो है सो लैप्स कर जाएगी, वो फिर से आपको लानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई लोकसभा ही नहीं रहा ना अब तो। लोकसभा में जो पेंडिंग था वो तो पिछले लोकसभा में पेंडिंग था, उसके मेंबर्स और अब जो नए मेंबर्स आएंगे तो अलग अलग हैं। तो लोकसभा में जो भी पेंडिंग रहेगा वो लैप्स कर जाएगा, आप दोबारा लेके आओ अगर लेके आना है तो। लेकिन अगर कोई सी चीज राज्यसभा में पेंडिंग है तो वो लैप्स नहीं करती है, वो अलाइव रहती है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा तो वही है ना, राज्यसभा के तो वो तो कंटिन्यूइंग चैम्बर है, तो वहां अगर कोई चीज पेंडिंग है तो उसको रहने दो पेंडिंग, उसको क्यों खत्म करोगे? सिमिलरली अगर कोई सी चीज एक हाउस ने पास कर दी है और दूसरे हाउस में पेंडिंग है, वो लैप्स कर जाएगी। लेकिन कोई सी चीज लोकसभा ने भी पास कर दी थी, राज्यसभा ने भी पास कर दी थी और वो प्रेसिडेंट साहब के पास है, तब तो वो अलाइव रहेगी। क्यों अलाइव रहेगी? कि देखो, जब लोकसभा ने पास किया था इस चीज को, तब तो लोकसभा में उस सरकार की मेजॉरिटी थी, तब तो वो मेंबर्स उस लोकसभा के मेंबर्स थे। तो जब वो मेंबर रहते हुए उन्होंने कोई चीज पास किया तब तो ये डेमोक्रेटिक है। और राज्यसभा ने भी पास किया तो प्रेसिडेंट का वेट कर रहा है, तो प्रेसिडेंट तो अभी भी वही है, तो इनके पास अगर कोई चीज पेंडिंग है तो वो अलाइव रहती है, वो लैप्स नहीं करती है। ठीक है। तो यही कुछ कंडीशन है, इसको याद कर लेना है कि कौन सी चीज लैप्स कर जाती है और कौन सी चीज लैप्स नहीं करेगी। बहुत लॉजिकल भी है ये, ऐसा नहीं है कि अंधा है। अब भाई लोकसभा में कोई चीज पेंडिंग है, वो लोकसभा की लाइफ ही खत्म हो गई, अब जो लोकसभा में नया इलेक्शन हुआ तो नए मेंबर्स बहुत सारे आ गए, तो जो पहले पेंडिंग था उसको हम तो बिल्कुल फ्रेश हमको देखना पड़ेगा ना। हो सकता है बहुत मेंबर पहली बार आए हों उस लोकसभा में, उनको क्या पता कि पहले क्या पेंडिंग था, तो उस चीज को तो लैप्स करना ही है, वो अलाइव रहेगा तो कैसे चलेगा काम। तो ये 5 चीजें हमें जाननी थी अबाउट सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। जान गए हम, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात हम जान लेते हैं, क्या है? एक बात यह है कि हमने एग्जीक्यूटिव की बात करी थी, एग्जीक्यूटिव में क्या क्या होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल, है ना। अटॉर्नी जनरल इज द ऑफिशियल लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट एक तरीके से। एक बात क्या होती है कि मान लो एग्जाम्पल देके समझाता हूं। इंडिया के होम मिनिस्टर कौन है अभी? ऑनरेबल होम मिनिस्टर इज श्री अमित शाह जी, ठीक है। ही इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, राइट। बट मान लो कि अभी इन्होंने भारतीय न्याय संहिता बिल लेकर के आए हैं। ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये सब डोमेन, तो आया है बिल। तो इन्होंने लोकसभा में जाकर के उसके बिल के बारे में सारी बातें बताई। क्यों? क्योंकि ये लोकसभा के मेंबर हैं, ही इज एन एमपी ऑफ लोकसभा। लेकिन ये एमपी के साथ साथ मिनिस्टर भी हैं, ही इज ऑल्सो एन एग्जीक्यूटिव। तो बीइंग एन एग्जीक्यूटिव ना, इनके पास एक प्रिविलेज है, एक राइट है कि ही कैन ऑल्सो, बीइंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा ओनली, still he can go to Rajya Sabha and give a speech. He has a right to speak and take part in the proceedings of the Rajya Sabha. कोई दूसरे एमपी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। मेरे आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के अगर एमपी कोई मिनिस्टर नहीं है तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो लोकसभा के मेंबर हैं और राज्यसभा में भी जाके बोलें और वहां पे बैठे रहें। नहीं, ये सिर्फ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल को राइट दिया गया है कि भले आप लोकसभा के हैं या फिर भले आप राज्यसभा के हैं, लेकिन आप दोनों हाउस में, किसी भी हाउस में जाकर के बोल सकते हैं और वहां पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स में। लेकिन आपको वोटिंग राइट नहीं होगा उस दूसरे हाउस में। आप वोट सिर्फ अपने हाउस में दे सकते हैं जहां पे आप जीत के आए हैं। हम आपको मिनिस्टर होने और अटॉर्नी जनरल होने के लिए थोड़े से राइट्स दे रहे हैं, लेकिन आप हमारे डेमोक्रेसी को नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी तो यही बोलती है ना कि आप जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस हाउस में बात कीजिए। हाँ, सिंस आप मिनिस्टर हैं, आपको पॉलिसी समझानी पड़ेगी, आप जाएं दूसरे हाउस में, आप बोलें, लेकिन आप वोट नहीं देंगे उस हाउस में। आप वोट सिर्फ अपने ही हाउस में देंगे। अगर आप होम मिनिस्टर हैं, आप लोकसभा एमपी हैं, तो आप वोट सिर्फ लोकसभा में देंगे। राज्यसभा में आप जाके एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं, बैठ सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं प्रोसीडिंग्स में। आप सुन सकते हैं कि राज्यसभा में जो अपोजिशन मेंबर्स हैं वो भारतीय न्याय संहिता बिल के बारे में फॉर एग्जाम्पल क्या क्रिटिसिज्म दे रहे हैं। उस क्रिटिसिज्म से कुछ पॉइंट निकाल करके आप इंप्रूव कर सकते हैं, आप उनको आंसर कर सकते हैं। ये प्रिविलेज आपको दिया है। लेकिन अगर वहां पे भारतीय न्याय संहिता बिल के बारे में अगर वोटिंग होगी राज्यसभा में, आप उस वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक राइट दिया गया है अटॉर्नी जनरल एंड मिनिस्टर्स को। अब एक बात हमें समझनी है, जो बात समझनी है वो है टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज। ये बार बार आ रहा था कि सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी एंड इफेक्टिव मेजॉरिटी। ये बात जान के हम इस क्लास को यहीं एंड करेंगे। नहीं खींचना है इस चैप्टर में, जहां खींचने की जरूरत होती है वहां खींच सकते हैं, बट पार्लियामेंट इज नॉट दैट चैप्टर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी क्रूशियल। तो एक और क्लास लगेगा जिसमें नेक्स्ट क्लास में तो श्योर शॉर्ट पार्लियामेंट को एंड कर ही देंगे। ज्यादा कुछ नहीं बच गया अब इसमें, बस लेजिस्लेटिव प्रोसीजर बताना है और कुछ छोटी छोटी चीजें बतानी है, वो हो जाएगा आराम से 1 घंटे में। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अभी बस एक चीज लास्ट जान लेनी है कि टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज क्या होते हैं। ये ना बार बार मिलता रहेगा, तो इसलिए एक बार अच्छे से पढ़ ही लेते हैं। देखो, पार्लियामेंट में क्या आता है? पार्लियामेंट में एक प्रपोजल आता है किसी बिल का, है ना। किसी भी चीज को करने का जो प्रपोजल आएगा वो बिल की तरह आता है। अब जो बिल आता है, मान लो जैसे कि भारतीय न्याय संहिता बिल की हम बात कर रहे थे, है ना, ये बिल है अभी, तो ये आता है पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर भी मान लो ये आ गया लोकसभा के अंदर, किसी भी हाउस में आ सकता है, लेकिन मान लेते हैं लोकसभा के अंदर। अब क्या है कि 4 मेजॉरिटी हैं। स्पेशल मेजॉरिटी में 2 और होते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी 1 एंड स्पेशल मेजॉरिटी 2। देखेंगे क्या है। ये जो 4 मेजॉरिटी है ना, इन मेजॉरिटी के बेसिस पे ही हम बोलते हैं कि ये बिल पास हुआ या नहीं हुआ। क्या मतलब हुआ इसका? तो देखो, जैसे कि
सबसे पहले बात करते हैं सिंपल मेजॉरिटी की। तो ये है मान लो पार्लियामेंट, ठीक है, ये मान लो लोकसभा है। अभी देखो एक हाउस को लेकर के समझो, ये सेम चीज राज्यसभा में भी एप्लीकेबल होगी, कोई डिफरेंस नहीं है। किसी का भी एग्जांपल ले लो, आपको जो मन है, लोकसभा मान लो, राज्यसभा मान लो, इस सर्कल को जो मानना है मान लो। मान लो ये लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, 545 मेंबर्स हैं लोकसभा में। देखो छोटा लिखता हूं साइड में, ठीक है, लोकसभा में 545 मेंबर्स। तो क्या आपको लगता है कि हर रोज सेशन के हर दिन 545 के 545 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं लोकसभा में? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं हो सकते हैं प्रेजेंट। तो मान लो कि टोटल 545 हैं एंड जो प्रेजेंट हैं वो है 300 मेंबर्स, 310 मेंबर्स मान लो प्रेजेंट हैं, ठीक है। 310 मेंबर प्रेजेंट हैं उस दिन लोकसभा में। अब देखो जिस दिन ये बिल की वोटिंग होगी तो बोला जाएगा कि मान लो ये बोला गया है कि ये बिल जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से पास करना है। ये सिंपल मेजॉरिटी से अगर ये बिल पास हो गया तो पास हो जाएगा। मैक्सिमम जो बिल्स आते हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से ही पास होते हैं। कुछ कुछ बिल्स हैं जो बाकी 3 जगह जाते हैं, हम देखेंगे क्या है, बट सिंपल मेजॉरिटी से पास होना है इस बिल को। तो सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है कि मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखो क्या मतलब है, मान लो ये जिस दिन का बात है, ये मान लो बात है 10 फरवरी 2024, 10 फरवरी 2024 की बात है ये, जिस दिन 310 मेंबर्स प्रेजेंट हैं लोकसभा के अंदर, जिस दिन ये वोटिंग होनी है। इसमें से स्पीकर जो होंगे लोकसभा के वो पूछेंगे कि देखिए भाई मैं इस बिल को वोटिंग के लिए डाल रहा हूं, आप में से जो भी लोग सहमत हैं वो कहें हां और जो नहीं सहमत हैं वो कहें ना। आयज एंड नोज बोलते हैं उसको, आयज एंड नोज, है ना। तो देखो लेकिन हो सकता है कि इनमें से 10 मेंबर ने बोला कि ना तो हम आयज बोलेंगे ना तो हम नोज बोलेंगे, मतलब हम वोट ही नहीं करेंगे, हम उठ के जा रहे हैं बाहर। वोटिंग आप करा लो, हम उठ के जा रहे हैं। हम आए तो थे, हम इस 310 में से थे, लेकिन हम 10 लोग जो हैं हम बाहर जा रहे हैं, हमें नहीं करनी वोटिंग। कुछ भी रीजन हो सकता है उसका, वो नहीं हो सकता है उसके अगेंस्ट हो उस बिल के, या वो बॉयकॉट करना चाह रहे हो, कुछ भी हो सकता है, जो भी हो। तो वो एब्सटेन करके 10 मेंबर्स चले गए। अब बचे कितने, 300 मेंबर्स बचे। तो ये 300 मेंबर्स कौन है, ये 300 मेंबर्स हैं, दे आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। टोटल 545 हैं लेकिन 300 आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये प्रेजेंट भी हैं एंड वोटिंग भी हैं। तो बोला जा रहा है कि इस बिल को सिंपल मेजॉरिटी से पास होने का मतलब है कि इस 300 में से 50% प्लस 1, मतलब इस 300 लोग जो वोट कर रहे हैं और प्रेजेंट हैं, 151 लोगों ने अगर बोल दिया हां तो ये बिल हो गया पास। मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, आप 10 लोग बैठे हुए हो एक कॉलेज ट्रिप प्लान करने के लिए, डिसाइड नहीं हो रहा है कि हमें शिमला चलना है या मनाली चलना है, तो आप बोलते हो चलो वोटिंग करेंगे। तो 10 लोगों में से 6 लोग यानी 50% प्लस 1, 5 प्लस 1, 6 लोगों ने बोल दिया मनाली चलते हैं, तो हो गया ना, कहा ना आपने कि भाई मेजॉरिटी ने बोला मनाली चलेंगे तो मनाली चलेंगे। तो वही बात है, यहां 300 लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है, उसमें से पूछा गया कि भाई किनको किनको ये बिल पसंद आया और ये लागू होना चाहिए। तो 50% प्लस 1, 50% 300 का कितना हुआ, 150 प्लस 1, यानी 151 लोगों ने अगर बोल दिया मिनिमम, इससे ज्यादा बोल दें तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 151 मिनिमम लोगों ने बोल दिया तो ये पास हो गया। अब इसको सिंपल मेजॉरिटी क्यों कह रहे हैं, ये तो मेजॉरिटी हुई। देखो सिंपल इसलिए कह रहे हैं कि लोकसभा में टोटल कितने लोग थे, 545, उसमें से सिर्फ 151 लोगों ने इस बिल को पास करा दिया, क्योंकि इसमें सबसे आसान कंडीशन दी गई है कि भाई जो लोग प्रेजेंट हैं, जो वोट देना चाह रहे हैं, उनकी ही मेजॉरिटी करा लो, टोटल नहीं चाहिए हमको सारे लोग। तो बस 545 मेंबर होने का क्या फायदा, सिंपली 151 लोग चाहिए थे पास कराने के लिए। तो इसीलिए इसको सिंपल मेजॉरिटी बोलते हैं कि दिस इज वेरी इजी टू पास। तो इसीलिए जनरल जो मैटर्स होते हैं, जनरल मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो सिंपल मेजॉरिटी में होते हैं।
इसमें कोई ज्यादा लॉ बहुत लफड़ा नहीं है, बहुत लेंदी बात नहीं है, जो मतलब छोटी बातें हैं जिसको करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम कि ये पास हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, अब अगला है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का क्या मतलब होता है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब होता है कि 50% +1 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। क्या मतलब होता है? 50% +1 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो जैसे कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस कितनी है? 545। तो अगर कोई से बिल को एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास कराना है तो इट बिकम्स बिट टफ, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, स्लाइटली टफर। तो यहां पे ऐसे मैटर्स होते हैं जो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हम चाहते नहीं है कि बहुत आसानी से बदल दिए जाएं। फॉर एग्जाम्पल 545 मेंबर्स हैं, 545 मेंबर्स के 50% हो गए 272.5, तो आधे एक मेंबर को आधा काट नहीं सकते हैं, तो 273 मानते हैं। तो 273 इज द 50% +1, यानी अगर कोई से बिल को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास कराना है तो आपको 274 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। देखो यहां पहले वाले में कितने चाहिए थे? 151 लोग थे जिस दिन प्रेजेंट है, हो सकता है उस दिन 100 लोग ही प्रेजेंट होते, तब तो भाई सिर्फ 51 मिलके पास कर देते। इसमें है ही नहीं मतलब, हमें जितने प्रेजेंट है उनकी मेजॉरिटी चलेगी, लेकिन एब्सोल्यूट में नहीं है। भले 300 लोग प्रेजेंट हैं, लेकिन अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से होना है तो इस 300 में से 274 को पास करना होगा, तभी लोकसभा में पास होगा, क्योंकि इसका तो नंबर फिक्स है, टोटल स्ट्रेंथ फिक्स है 545, तो उसकी मेजॉरिटी भी फिक्स है 274। भले ही उस दिन, तो अब देखो जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली कोई चीज पास करानी पड़ेगी, तो अगर मान लो उस दिन हाउस में 200 लोग ही आए हैं तो वो नहीं मिलके पास करा पाएंगे, वो सारे भी अगर अग्री करेंगे ना तब भी 274 नहीं हो रहा। तो इसको टफ इसलिए करा है क्योंकि ऐसी चीज है, हम चाहते हैं कि इसमें कोई ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा टफ हो पास कराने के लिए। अब आता है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी में दो केस आता है, पहला है दूसरा। स्पेशल मेजॉरिटी का जो पहला केस होता है उसको कहा जाता है कि इसमें दो चीजें इंश्योर करानी है आपको। पहली चीज तो ये कि जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 2/3। फॉर एग्जाम्पल इसको एक्सप्लेन करने वाली यहां समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो मान लो लोकसभा है तो 545 इज द टोटल स्ट्रेंथ, है ना। अब मान लो उसमें 300 मेंबर्स आर प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, और बोला गया कि किसी बिल को स्पेशल मेजॉरिटी 1 से पास कराना है, स्पेशल मेजॉरिटी 1 से। तो 300 लोग प्रेजेंट हैं उस दिन, वोट करने के लिए तैयार हैं 300 लोग। तो स्पेशल मेजॉरिटी 1 का मतलब क्या हो गया कि दो कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। पहला कि जो टोटल मेंबरशिप है ना, यानी 545, इसकी मेजॉरिटी होनी चाहिए, यानी 274 पहले लोग हाँ बोलने चाहिए, आइज या यस या अग्री करने चाहिए। कितने लोग? 274। ये तो पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ये है कि जो लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं उसका 2/3 एंड वोटिंग का, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 एग्री करना चाहिए। तो ये देखो और टफ कर दिया हमने कि दो कंडीशन। पहले तो तुम यानी एब्सोल्यूट में क्या था कि सिर्फ 274 लोग हो गए, बात खत्म, डन। लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी 1 और टफ हो गया। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि सिर्फ 274 से मतलब नहीं है, जितने लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं उनके 2/3 भी होने चाहिए फुलफिल। अगर 300 लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है तब तो चलो ये दोनों ही फुलफिल हो जाएगा अगर 274 हो गए तो। लेकिन मान लो 545 मेंबर्स हैं और मान लो 275 ने, सारे मेंबर्स प्रेजेंट हैं, मान लो 545 प्रेजेंट हैं और उसमें से 275 ने अग्री कर लिया, तो पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया। लेकिन दूसरा कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ क्योंकि 2/3 नहीं हुआ ना, ये तो सिर्फ 50% है। 2/3 का मतलब क्या हुआ? 67% के आसपास ना, 66 होल 2/3% हो गया ये तो ये और टफ कर दिया हमने। अब एक स्पेशल मेजॉरिटी 2 है, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी 2 का मतलब क्या होता है? ये प्रेसिडेंट को अगर इंपीच करना है ना, प्रेसिडेंट इंपीचमेंट में
स्पेशल मेजोरिटी 2 लगता है सिर्फ, और कहीं नहीं। ये सबसे टफ में से एक है, सबसे टफ है ये हुआ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। ये जो 545 है इसका 2/3। अगर 545 के 2/3 अग्री करेंगे तभी जाकर के जो है सो ये पास होगा। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट इंपीचमेंट में है, मतलब 545 मेंबर्स के 2/3 मेंबर्स को अग्री करना पड़ेगा तब जाके प्रेसिडेंट इंपीच होते हैं। ये हमने देखा था कि ये सबसे टफ है। तो ये है स्पेशल मेजोरिटी 2। अब एक लास्ट आता है इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी इज द मेजोरिटी जिससे स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये लोग इनको रिमूव किया जाता है। देखो मान लो लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, लेकिन हो सकता है ना कि लोकसभा के कुछ मेंबर्स जो हैं, कुछ सीट्स जो है सो वेकेंट हो। एक एमपी डिस्क्वालीफाई हो गया हुआ है, कोई एमपी ने रिजाइन कर दिया है, किसी एमपी की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है, तो वो सीट्स तो वेकेंट है ना। तो वो वेकेंट सीट्स को माइनस करके जितने सीट्स बचते हैं उनकी मेजॉरिटी। ठीक है, हम बस कुछ नहीं करते हैं, हम बस इतना करते हैं जैसे कि 245 मेंबर्स, चलो राज्यसभा का एग्जांपल एक ले लेते हैं कि 245 मेंबर्स हैं राज्यसभा में। ठीक है, मान लो कि राज्यसभा में जो है सो 20 वैकेंसी है, कि 20 सीट्स आर वेकेंट। तो कितने बचे सीट्स टोटल? 225। तो 225 की 50% प्लस 1 यानी 225 की मेजॉरिटी इज द इफेक्टिव मेजॉरिटी। समझ गए? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कौन सी होती थी? 245 की ही मेजॉरिटी, यानी हम वेकेंट सीट को नहीं लेते थे। लेकिन इफेक्टिव में क्या हुआ कि जितने वेकेंट सीट है उसको माइनस कर दिया और जो बाकी भी सीट्स हैं उनकी मेजॉरिटी को हम इफेक्टिव मेजॉरिटी बोलते हैं। तो यहां क्या लिखा है इफेक्टिव में? 50% ऑफ द स्ट्रेंथ इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द वेकेंट सीट्स फ्रॉम टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये बात हुई मेजॉरिटी की। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, करेंगे होमवर्क? आज तक तो दिया है नहीं इतने क्लासेस में, बट आई गेस देना चाहिए, ज्यादा इंटरेक्टिव होता है उससे। तो एक होमवर्क दे रहा हूं, ये आपको खुद से करना है और कमेंट्स में बताना है कि हाँ आपने होमवर्क किया है नहीं। बस आपको लिख देना है, पहले जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं वो तो बतानी है, और लास्ट में लिख देना होमवर्क डन सर, ऐसे करके आपको लिख देना है, या फिर एक टिक मार्क दे देना है कि होमवर्क डन। होमवर्क में आपको करना क्या है कि ये जो चारों मेजॉरिटी मैंने पढ़ाई है ना, आपको एक लिस्ट बनानी है अपने से। आप इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, लक्ष्मीकांत यूज कर सकते हैं, कोई सी भी बुक यूज कर सकते हैं, कहीं से भी। आपको बस एक लिस्ट बनानी है कि कहां कहां पे कौन कौन से केसेस में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लगती है, कौन से केसेस में स्पेशल मेजॉरिटी लगती है, और कौन से केसेस में इफेक्टिव मेजॉरिटी लगती है। आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा एक बार खुद से इसको ब्रेनस्टॉर्म करें कि कहां कहां से आपको मिलता है, कहां से आप ढूंढते हैं, मैं भी देखूं। तो ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं कि आपको ये जो मेजॉरिटी मैंने बताई है, ये मेजॉरिटीज कहां कहां लगती हैं, कहां कहां से कौन से केसेस में कहां लगती हैं। सिंपल इसलिए नहीं दिया क्योंकि जो ये 3 हो जाएंगी इसके बाद के जितने भी मैटर हैं वो सारे सिंपल हैं। तो सिंपल की लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहाँ, स्पेशल कहाँ और इफेक्टिव मेजॉरिटी कहाँ, ये तीनों मेजॉरिटी कहाँ कहाँ लगती है। जैसे कि मैंने एक स्पेशल का आपको केस बताया था, स्पेशल वाला सेकंड वाला 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, वो कहाँ लगता है? प्रेसिडेंट इंपीचमेंट में। तो वैसे ही आप पता करना कि कुछ स्टेट रेटिफिकेशन भी होता है क्या इसमें, आपको ये मिलेगा। देखो पर्पस ये नहीं है, मैं ये बता सकता हूँ 10 मिनट और लेके, बट बात ये है कि अगर आप ये खुद से लिस्ट बनाओगे ना तो आपको याद ज्यादा बेटर होगा। और ये फैक्चुअल चीज है, मैं आपको यहाँ लिस्ट दे दूंगा कि ये 1 2 3 4 5 6 है, क्या हो जाएगा उससे? आपको याद ही करना पड़ेगा। बट आप खुद ब्रेनस्टॉर्म करके ढूंढोगे अगर, तो उससे ज्यादा आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे। ठीक है, तो स्टेट रेटिफिकेशन भी कुछ होता है कि पार्लियामेंट ने पास कर दिया, उसके बाद वो चीज स्टेट के पास जाती है, ये एक अलग केस होता है, ये और टफ हो जाता है। तो वहां पे कौन से मैटर्स आते हैं, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आता है या फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, ये ऐसे आपका काम है। आपको बस कौन सी मेजॉरिटी
कहाँ कहाँ यूज होती है, उसके कुछ सारे नहीं बनाना है, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है सबके, कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी यहाँ लगता है, इसके एग्जाम्पल हो गए, स्पेशल मेजोरिटी के हो गए, इफेक्टिव मेजोरिटी के हो गए, और बाकी जो ये सारे के बाद जितने बचे वो सब सिंपल मेजोरिटी हो गए। तो एक आपको अपने से करना है और कमेंट्स में बताना है कि आपने ये होमवर्क किया या नहीं किया, जो भी है आप बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पार्लियामेंट पक्का से ओवर कर देंगे, और तो यही है, बड़ा चैप्टर है, रिवाइज करते रहो साथ में, है ना। तो यही था, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हैव अ गुड डे।